वंदे मातरम साथियों, आज हम बात करते हैं कृषि एवं संबंध चित्र। ये मुख्यतः राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं आरएस से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा मुख्य फोकस अभी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का है। उसकी जो करंट अफेयर्स प्लस अर्थव्यवस्था में जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं उनको हम पहले कर रहे हैं। तो अभी आज हम बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो आर्थिक समीक्षा के अध्याय 2 में दिए गए हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अध्याय 2 में, और इसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं साथियों। अपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि कृषि एवं संबद्ध जो क्षेत्र हैं, इस कृषि और संबद्ध क्षेत्र में क्या रहेगा कि ये जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हैं, इस कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य है, कौन सी मूल्य? स्थिर मूल्य। इस स्थिर मूल्य के आधार पर जो वार्षिक वृद्धि दर है, कौन सी वृद्धि दर है? वार्षिक वृद्धि दर है साथियों। ये वार्षिक वृद्धि दर कितनी रहती हैं? ये वार्षिक वृद्धि दर रहती हैं, ये रहती हैं, ये हमारी 5.26%, 5.26% वार्षिक वृद्धि दर रहती है स्थिर कीमतों पर। और ऐसे ही हम प्रचलित कीमतों की बात करें, प्रचलित मूल्यों की बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर रहती हैं वो 9.81% रहती हैं। तो ये वाला पोर्शन है, ये आप देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन में स्थिर कीमतों पर वार्षिक वृद्धि दर और प्रचलित कीमतों पर वार्षिक वृद्धि दर, स्थिर पर यह 5.26% और प्रचलित कीमतों पर है वो है 9.81%। इसके बाद में साथियों आगे हम बढ़े तो आगे वाला जो क्वेश्चन है कि हम बात करते हैं वो हमारा क्वेश्चन है, हालांकि हम पहले देख चुके हैं फिर भी हमें, क्योंकि पहले मुख्य सूचकों में ये क्वेश्चन है आ चुका है और मुख्य सूचकों में जो क्वेश्चन आया वो क्या आया था उस पर हम बात कर लेते हैं। मुख्य सूचकों में हमारी क्वेश्चन है ये आया था कि जो प्रचलित कीमतों पर कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान है 2011-12 नहीं, अपने 20-21 का ध्यान रखना है, वो 29.77% है। 29.77% प्रचलित कीमतों पर जो हमारा योगदान है किसका? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का वो रहता है। तो ये हमने हालांकि उसमें देख लिया था, किस में देख लिया था? पहले मुख्य सूचकों में। तो ये अपने को ध्यान इसको भी रखना था थोड़ा साथ में, परंतु अपने भू उपयोग पर मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे। भू उपयोग को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भू उपयोग पर 12 मार्च को एक क्वेश्चन आया था। 12 मार्च का जो टेक्निकल एजुकेशन का पेपर हुआ था कि राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 1819, कौन सा वर्ष है? 1819 में राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल यानी भूमि उपयोग का प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? 342.87 लाख हेक्टेयर है। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2018-19 के अनुसार कितना है? 342.87 लाख हेक्टेयर है। इसमें से जो 8.05% है ये क्षेत्रफल किसके लिए? वानिकी के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन आया था वानिकी के अंतर्गत कितना है राज्य की भू उपयोग प्रतिवेदित क्षेत्रफल का, तो 8.06% है। 5.81% क्षेत्रफल है वो कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग हैं। 6.95 क्षेत्रफल है ये ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत है। 4.86% है क्षेत्रफल है ये स्थायी चरागाह एवं अन्य गोचर भूमि के अंतर्गत है। 0.8% है ये क्षेत्रफल वृक्षों के झुंड व बाग के अंतर्गत है। और जो ये 11.04% क्षेत्रफल है ये बंजर भूमि के अंतर्गत है। और ये वाला जो 6.14% क्षेत्रफल है ये अन्य पड़त भूमि के अंतर्गत है। और 5.22% क्षेत्रफल है ये चालू पड़त के अंतर्गत है। और 51.85 है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ये ध्यान रखेंगे साथियों।
साथियों भू उपयोग है, इसको पूरे को अच्छी तरह से पढ़ देना है, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आया है 12 मार्च को टेक्निकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के राजस्थान जीके के पेपर में, और जो 4 अप्रैल को होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तो कुल कितना था ये ध्यान रखने हैं, प्रतिशत अलग अलग क्षेत्रों के ध्यान रखने हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ध्यान रखना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल कितना, और अलग अलग ये प्रतिशत है। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, और अच्छी तरह से नोट करने के बाद में इसको करेंगे साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम बात करें तो अगला जो हमारा पॉइंट है ये अगर जैसे आप इस चित्र से याद रखो तो और ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चित्र में पूरा बताया गया है कि कौन कौन सी भूमि है। अब प्रचलित ज्योत धारक, अब प्रचलित ज्योत धारक क्या है, ये इसमें हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है कि राज्य में कृषि गणना अभी जो हुई लेटेस्ट वो 2015-16 हुई है। कृषि गणना कौन सी है, 2015-16 है, और इसी के अनुसार ज्योत धारकों के आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। क्या ध्यान रखना है, पहला कि राज्य में कृषि गणना है वो 2015-16 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, पहला तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि भूजोतों की संख्या जो टोटल है, अभी भूजोतों की संख्या टोटल है वो 76.55 लाख है, 76.55 लाख है, जिसमें 11.14% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखनी है कि सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार की वर्गीकृत जोत कुल जोतों का कितना प्रतिशत है, यानी सीमांत कितनी है, सीमांत जोत हैं वो 40% है, लघु जोत कितनी है 21.90% है, अर्ध मध्यम कितनी है 18.5% है, और मध्यम कितनी है वो है 14.79%, और बड़े आकार की जोत कितनी है वो है 4.9%। एक तो ये अपने को अलग अलग ध्यान रखना है, अलग अलग क्या ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जोत कौन सी है, तो सीमांत जोत है वो सबसे अधिक है। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम किसको कहते हैं, कौन से किसानों को कहते हैं, कौन सी जोतों को कहते हैं, वो अपने अभी आगे सारणी अगले पेज पे आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। अभी आप केवल ये ध्यान रखें कि कुल जोतों की संख्या कितनी है 2015-16 के अनुसार, जो कृषि गणना है उसके अनुसार 76.55 लाख, और सीमांत की टोटल की 40.12%, लघु की 21.9%, अर्ध मध्यम की 18.5%, मध्यम की 14.79% और बड़े आकार की 4.69%, ये इनका आकार रहता है। अब अपने यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जितनी भी जोतें हैं, सीमांत हैं, लघु है, अर्ध मध्यम है, मध्यम है, सभी जोतों में वृद्धि हुई है, केवल बड़े आकार की जोत है इसमें कमी हुई है। देखिए बड़े आकार की जोत को छोड़कर सभी जोतों में वृद्धि हुई है, बड़े आकार में कमी हुई है। इससे हमें ये पता चलता है कि संयुक्त जो परिवार प्रथा है उसका प्रचलन घट रहा है, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन क्या हो रहा है, घट रहा है, ये अपने ध्यान रखेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम तो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो अगले पेज पर है, और अगले पेज पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो क्वेश्चन ये है कि जो कृषि गणना 2015-16 है, इसके अनुसार राज्य भूजोतों का औसत आकार कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य भूजोतों का औसत आकार है वो 2.73 है हेक्टर है, वो आकार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर गौर करेंगे, अच्छी तरह से इसको नोट कर देंगे। इसके बाद में साथियों ये जो सारणी दी गई है इसमें हमें ध्यान रखना है कि जोत की श्रेणी, यानी सीमांत किसी का गया है, लघु किसी का गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ देखिए सीमांत किसको कहा गया है जी, सीमांत उनको कहा गया है जो 1 हेक्टर से कम है। लघु किनको कहा गया है जो 1 से 2 हेक्टर के बीच में है। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टर के बीच में है। और मध्यम और बड़े आकार की
तो यहाँ देखिए मध्यम है वो 4 से 10 हेक्टर का आकार मध्यम है, और बड़े आकार का जो 10 हेक्टर से अधिक है वो बड़े आकार का है। तो अलग अलग पूछ लिया जाए कि सीमांत क्या है, लघु क्या है, अर्ध मध्यम क्या है, मध्यम क्या है। तो ये आंकड़ा हमें ध्यान रखना है कि ये इस तरह के आंकड़े इसमें है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपना बनेगा वो अगली सारणी से बनेगा। अगली सारणी कौन सी है? अगली सारणी ये हमारी है कि राज्य में खरीफ की फसलों एवं रबी की फसलों का उत्पादन। ये देखिए उत्पादन क्या ध्यान रखना है साथियों, उत्पादन हमें जैसे ध्यान रखना है अनाज का, और अनाज में क्या ध्यान रखना है, अनाज में जैसे ये आप ध्यान रख लेंगे मोटे तौर पर कि 18-19 में कितना हुआ और 19-20 में कितना हुआ। अनाज का कितना हुआ है 194.02, 194.02 क्या है, लाख टन है। किस में उत्पादन? लाख टन में उत्पादन है। और क्षेत्रफल कितने में बोया गया था? तो क्षेत्रफल कितने में बोया गया है, ये पहले 90.97 क्षेत्रफल में बोया गया था, और अब 19-20 में 97.96 हेक्टर है, लाख हेक्टर है, इतने में बोया गया है और इतना उत्पादन हुआ है। इसी तरह से हमें सभी का अनुत्पादन ध्यान रखना है। जैसे दलहन का कितना क्षेत्रफल बोया गया 18-19 और 19-20 में, और उत्पादन कितना हुआ, खाद्यान्न का कितना हुआ, तिलहन का कितना हुआ, गन्ना का कितना हुआ, रुई का कितना हुआ, ये सभी अपने को इस सारणी में से अपने को ध्यान रखने हैं। इसके साथ में रुई का जो है वो गांठों में उत्पादन माना जाता है, और प्रत्येक गांठ है कितने किलो की होती हैं, 170 किलो की प्रत्येक गांठ रहती हैं। ये क्वेश्चन भी साथियों पूछ लिया जाता है, इस पर हम गौर कर लेंगे। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस आर्थिक समीक्षा जो हमारी दी गई है इसमें, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहता है साथियों, ये कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख, कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही कौन सी प्रमुख जो योजनाएं हैं, उसमें मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है। प्रारंभ में इस योजना का कार्यान्वयन 3 जलवायु खंडों में किया गया था। कितने जलवायु खंडों में? 3। कौन कौन सी? कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। और इसके बाद में 18-19 में राज्य के समस्त 10 जलवायु खंडों में इसको क्या है, लागू कर दिया गया है, क्रियान्वित की जा रही है। देखिए एक बार सुनिए कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है वो प्रारंभ में 3 जलवायु खंडों में, 3 कृषि जलवायु खंड थे उनमें लागू की गई थी। कौन कौन से? कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। और 2018-19 के बाद में राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। 10 यानी राज्य को, पहले तो ये अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, 10 में बांटा गया है, और सभी में ये लागू है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली, उड़द 10 वर्ष तक पुरानी किस्मों के बीज के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, कि 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों के बीज को उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन योजनाओं में बनता है, वो योजनाओं में नेक्स्ट हम बात करें तो महिला प्रशिक्षण जो योजना है इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला कृषकों को इसमें उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी जाएगी तथा 30 महिला कृषकों को प्रशिक्षण हेतु 3,000 रुपये की 3,000 रुपये हैं, ये 3,000 रुपये देने का प्रावधान है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, अपने को ध्यान रखना है कि कृषि जो शिक्षा है इसमें छात्राओं को रुझान बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है ये ध्यान रखेंगे कि उच्च माध्यमिक पर 5,000 यानी 12वीं करती है कृषि विज्ञान विषय से तो 5,000 रुपये, स्नातक कृषि यानी वो BSc एग्रीकल्चर करती है तो 12,000 रुपये प्रति छात्रा, स्नातकोत्तर यानी MSc वो एग्रीकल्चर में करती है, PhD करती है तो प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है, प्रतिवर्ष 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ये सारे के सारे प्रतिवर्ष हैं। उच्च माध्यमिक करने पर प्रतिवर्ष 5,000 और स्नातक करने पर प्रतिवर्ष 12,000, PhD और स्नातकोत्तर के लिए प्रतिवर्ष कितने दिए जाते हैं, 15,000 रुपये दिए जाते हैं छात्राओं को। किस लिए?
विज्ञान विषय में ये डिग्रियां प्राप्त करने के लिए, ताकि कृषि विज्ञान विषय में छात्राओं के रुझान को बढ़ाया जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है साथियों। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने की संभावना है, वो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो साथियों ये है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री ने 2019-20 के बजट में घोषणा की थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। यदि ये बजट से पहले तो ये सुने कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसकी घोषणा किस बजट में हुई? 2019-20 के बजट में हुई। ठीक है, एक तो ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 3 जिलों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, टोंक में, बांसवाड़ा में और सिरोही में। और इसके बाद में 2020-21 में इसे राज्य के 15 जिलों में आंध्र प्रदेश पैटर्न पर लागू किया जाएगा। किस राज्य के पैटर्न पर? आंध्र प्रदेश में पैटर्न पर 2020-21 में इसे 15 जिलों में लागू किया गया है। लागू करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं 15 जिलों में। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किस बजट में घोषणा हुई, प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट में कौन से जिलों में लागू की गई और किस राज्य के पैटर्न के आधार पर इसको लागू किया गया, ये क्वेश्चन इस पे बनते हैं साथियों और इम्पोर्टेंट रहते हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अगली योजना है ये भी महत्वपूर्ण योजना है, इस पर भी आप गौर करेंगे कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना RACP कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, कृषकों की आय में वृद्धि करने, जलवायु प्रतिरोध क्षमता युक्त कृषि एवं कृषि सिंचाई के उपयोग को कम करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक पोषित ये योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है। राज्य के 17 जिलों के 17 क्लस्टरों में क्रियान्वित की जा रही है। कितनी? देखिए, एक तो ध्यान रखेंगे किस किस के लिए, उत्पादकता बढ़ाने, कृषकों की आय बढ़ाने, प्रतिरोधक क्षमता युक्त कृषि, कृषि में सिंचाई उपयोग को कम करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। किसके सहयोग से किया जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से की जा रही है। और राजस्थान की कितने जिलों में इसको लागू किया जा रहा है? तो 17 जिलों में क्रियान्वित ये राजस्थान की जा रही है। इस पर गौर कर लेंगे हम। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अब देखिए, जो क्योंकि डिटो सिलेबस था 12 मार्च का तकनीकी शिक्षा का, उसमें पूछा गया था। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये केंद्रीय सरकार की योजना है और इसे 2007-8 में लागू किया गया था। तो किस वर्ष लागू किया गया, ये क्वेश्चन हमारा 12 मार्च में आया था। अब देखिए, ये ध्यान रखेंगे, ये गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है। केंद्रीय सरकार की परियोजना है, 2007-8 में लागू की गई है, गेहूं और दलहन पर है ये, और इसमें राज्य और केंद्र का अनुपात कितना है? 60:40 है। इसको गौर कर लेंगे, अच्छे से ध्यान रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, ये जो हमारा क्वेश्चन है कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, इस मिशन का उद्देश्य कृषि का विस्तार का पुनर्गठन और सशक्तिकरण करना है, जहां किसानों को उचित तकनीक और कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। इसमें केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? 60:40 है और इसमें 4 उपमिशन सम्मिलित है। इन उपमिशनों के नाम ध्यान रखने हैं। किसमें? राज्य कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में 4 उपमिशन सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कृषि विस्तार पर उपमिशन, 2 बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन, 3 कृषि यंत्र पर उपमिशन, 4 कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, कृषि पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, कृषि विस्तार पर उपमिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान। ये क्या है? ये साथियों हमारे 4 उप प्लान हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इनके हमें नाम ध्यान रखने हैं, अच्छी तरह से अपने को नाम ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट रहता है। ये है कि राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन या राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन कहते हैं इसको, खेती मिशन है। इसमें ये कहा जाएगा, ये पूछा जाएगा, जैसे इसमें पहले आप देखें फिर अपनी बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा। पूर्व में संचालित योजनाओं, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा एवं स्वास्थ्य उर्वरता परियोजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को केंद्रित करते हुए पुनर्गठन कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसमें केंद्रीय और राज्य का अंश कितना है, 60:40 है। और ये देखिए अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें देखेंगे साथियों, इसमें पूर्व में संचालित 4 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक तो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है, इसमें केंद्र और राज्य का जो अंश है वो कितना कितना है। तो मोस्टली हमें देख रहे हैं कि कृषि योजनाओं में 60-40 होता है। 60 किसका होता है, केंद्र का, और 40 किसका होता है, 40 होता है राज्य का। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसमें पूर्व में संचालित कितनी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो पूर्व में संचालित कितनी योजनाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं, 4 की जाती हैं। और कौन कौन सी की जाती हैं, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना, और चौथी है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु, ये क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये। तो ये जो है ये 4 योजनाएं हैं, ये 4 योजनाएं इस प्रोग्राम में सम्मिलित होती हैं। तो कौन सी सम्मिलित की गई, कौन सी नहीं की गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, इसे हम अच्छे से ध्यान रख लेंगे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि इसमें जो ये 4 पूर्व योजनाएं तो सम्मिलित कर ली गई, अब टिकाऊ खेती के लिए 4 उपमिशन सम्मिलित किए गए हैं। 4 उपमिशन हैं, वर्षा आधारित खेती विकास 1, मृदा कार्ड योजना 2, स्वस्थ दरा खेत दरा जिसकी टैगलाइन है, तीसरी परंपरागत कृषि विकास योजना ये उपमिशन है, और कृषि वानिकी उपमिशन, ये 4 उपमिशन इसमें सम्मिलित किए गए हैं साथियों। 4 उपमिशन किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, ये इसमें देखिए ये ऊपर दिया गया है, ऊपर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि केंद्र सरकार की परियोजना कब प्रारंभ हुई है, 7-8 में, ठीक जैसे राष्ट्रीय खाद्य मिशन प्रारंभ हुआ था वैसे ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ हुई है, 7-8 में ये योजना प्रारंभ होती है। और दूसरा, इस योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, तो 60-40 इसमें अनुपात रहता है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें उद्यानिकी विभाग है, ये इसकी नोडल विभाग है राजस्थान में, और इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होता है, 60-40 इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात रहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देंगे। किसको इंपॉर्टेंट लगा देंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। ये खरीफ 2016-17 में प्रारंभ की गई। प्रारंभ कब हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये प्रारंभ कब होती हैं, खरीफ 2016-17 में प्रारंभ होती है। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% तक का प्रीमियम किसानों से लिया जाता है। इतना प्रीमियम किसानों से लिया जाता है। और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्र में 30% और सिंचित क्षेत्र में 25% प्रीमियम का अनुदान भी केंद्रीय अंश द्वारा वहन किया जाएगा। इसका अनुदान इतना ही क्या केंद्र क्या करेगा, वहन करेगा, और केंद्र नहीं करेगा। इसके बाद में टीडी प्रकोप में हमें यह ध्यान रखना है कि टीडी का काफ़ी प्रभाव हमारे पे
पिछले काफ़ी समय से रहा है, और टीडी के प्रभाव को कम करने के लिए हमारे यहाँ कृषि विभाग के द्वारा एक ऐप विकसित किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, टीडी पर निगरानी के लिए, यानी होपर निगरानी के लिए कृषि विभाग द्वारा, किसके द्वारा? कृषि विभाग द्वारा राज किशन टीडी मोबाइल ऐप विकसित किया गया। कौन सा ऐप विकसित किया गया? राज किशन टीडी मोबाइल ऐप विकसित किया गया, और इस टीडी ऐप से टीडी पर निगरानी रखी गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अपने को इस पर गौर करना है और अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है कि कौन सा राज किशन टीडी मोबाइल ऐप टीडी पर नियंत्रण के लिए रखा गया था साथियों, इसे हम ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में अपनी ये सारणी कि आगे जो सारणी महत्वपूर्ण है वो अपनी बात करती है कि कृषि फसलों की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टर, यानी कौन सी फसल की कितनी उत्पादकता रही, इस पे हमें ध्यान रखना है। तो ये 18-19 और 19-20 जो अनाज है उसका 2134-2255 किलोग्राम प्रति हेक्टर, यानी सबसे अधिक जो उत्पादन है वो तो गन्ना का रहता है, गन्ना के बाद में अनाज का रहता है। ये सारणी दी गई है, इसमें हमें क्या करना है? 2017-18 और ये 19-20, ये दो आंकड़े अच्छी तरह से याद कर लेते हैं कि प्रति हेक्टर उत्पादन कितना हो रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में छोटा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखने वाला कि कितने जिलों में लागू है? तो 24 जिलों में ये राजस्थान में लागू है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, वो क्या बन रहा है साथियों, ऐसा को हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ये योजना। कौन सी योजना? अभी देखते हैं अपने कि योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। इसमें जो इस योजना के तहत महिला अनुज्ञाधारी श्रमिक है, यानी लाइसेंसधारी श्रमिक है, उनको 2 प्रसूतियों पर राज्य सरकार द्वारा एक कुशल श्रमिक के मजदूर के रूप में जो मजदूरी दी जाती है वो 45 दिन की समान मजदूरी दी जाएगी, यानी 45 दिन का सवैतनिक अवकाश उसको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? और शिशु के पिता को कितना दिया जाएगा? 15 दिन का। 15 कुल मिला के ये कहें कि महिला को तो 45 दिन का छुट्टी मिलेगी सवैतनिक श्रमिक को, और पिता को जो पितृत्व अवकाश मिलेगा वो 15 दिन का सवैतनिक मिलेगा। इसके साथ ही जो महिलाएं इस अनुज्ञाधारी मंडी में काम करती है उनकी 2 पुत्रियों के विवाह पर 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर 50-50 हज़ार की राशियाँ दी जाएगी, और ये राशि उनको मिलेगी। और साथ में ये अपने को ध्यान रखना है, इस योजना के तहत अगला है कि मंडी में जो भी श्रमिक है उनके कोई और पुत्र या पुत्री है जिन्होंने 60% या अधिक अंक प्राप्त किए तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। ये इसमें व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट ये पितृत्व अवकाश आ गई है, और चिकित्सा के बारे में भी कुछ बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इतना ही बनता है साथियों, तो इस पर हम गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में एक व्यापक कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात नीति 2019 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। ये बस इतनी डेट याद रखना है कि कृषि विपणन बोर्ड है, इसमें क्या किया गया है कि राज्य में एक व्यापक नीति कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ हुई है इस पर हम गौर कर लेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो हमारा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है सर कृषक कल्याण कोष पर। कृषक कल्याण कोष पर क्वेश्चन बन सकता है, इस पर गौर करेंगे। कृषि कल्याण कोष के किसानों को व्यापार एवं खेती आसान बनाने के लिए पहल करते हुए 1000 करोड़ रुपए की राशि से, राशि कितनी है? 1000 करोड़ रुपए
दिनांक क्या है? 16 दिसंबर 2019, दिनांक 16 दिसंबर 2019 को कृषि कल्याण बोर्ड कोष का गठन किया गया। कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया है। कितने रुपए से? 1000 करोड़ रुपए की राशि से। कब? 16 दिसंबर 2019। किसका गठन? कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया है। ये नेक्स्ट अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हालांकि इसकी बात हम पहले प्रमुख आर्थिक सूचकों में कर चुके हैं, फिर भी छोटे रूप में एक देख लेंगे कि राजस्थान के 27 जिलों में 137 परियोजनाओं के पुनर्वास व नवीनीकरण के हेतु राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका जाइका है, उसके सहयोग से एक 8 वर्षीय योजना लागू की गई है। इसकी अनुमानित लागत होगी, वो कितनी होगी? वो होगी 2348.87 करोड़ अनुमानित लागत है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इसको पहले देख चुके हैं किसमें? मुख्य आर्थिक सूचकों में, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। परंतु यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये परियोजना JICA जाइका जो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है उसकी सहायता से लागू की जा रही है। कितनी राशि है? 2348.87 करोड़ रुपए। और कितने वर्ष के लिए अवधि कितनी है? 8 वर्ष इसकी अवधि रहती है साथियों, ये अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ये क्वेश्चन है, ये अपने इस पर गौर करेंगे कि राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना RWSRPD ये इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के पुनर्गठन के लिए किसके सहयोग से? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना जो है इंदिरा गांधी परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषण मिलता है, ये वित्तीय सहायता मिलती है। तो ये बैंक का नाम याद रखेंगे कि किसकी सहायता से हो रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये किया जा रहा है। और इसकी समयावधि है वो 5 वर्ष है। कितनी है समयावधि? 5 वर्ष इसकी समयावधि रहती है साथियों। नेक्स्ट जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहता है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो साथियों है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार व विश्व बैंक परियोजना द्वारा वित्त पोषित है। यानी ये भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। और इसके लिए क्या है कि भारत सरकार है 128 करोड़ रुपए का अनुदान है, वो भारत सरकार द्वारा 100% दिया जाएगा। 8 वर्ष की इसकी समयावधि रहेगी। और कब से कब रहेगी? 2016-17 से 2023-24 तक ये रहेगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना क्या है? जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें 128 करोड़ की ये परियोजना है, 128 करोड़ की परियोजना है और भारत सरकार द्वारा 100% अनुदानित है ये। इसकी अवधि 8 वर्ष है। कब से कब? 2016-17 से 2023-24 तक इसकी अवधि रहती है साथियों। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हम बात करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन है कि सीधा छोटा क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है? छोटा क्वेश्चन इसमें बनेगा वो है कि उपनिवेशन विभाग का प्रमुख कार्य क्या है? उपनिवेशन विभाग है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भूमि आवंटन करना। उपनिवेशन विभाग का प्रमुख कार्य इंदिरा गांधी नहर योजना में भूमि आवंटन करना, ये इसका प्रमुख कार्य रहता है मित्रों। इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या रहता है, इस पर हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अटल भूजल योजना। कौन सी योजना है? अटल भूजल योजना है। ये इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। ये भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। दोनों का 50-50% अनुदान है।
यानी दोनों 50-50%, आधा आधा भाग दोनों अनुवाद कर रही है। भारत के 7 राज्यों में लागू की जा रही है और उनमें एक राजस्थान है। भारत के 7 राज्यों में लागू की जा रही है अटल भूजल योजना और राजस्थान भी उनमें सम्मिलित है। इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक का सहयोग 50-50% है और कब लागू की गई है? 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। इसको ध्यान रख लेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें हम योजनाओं में महत्वपूर्ण योजना, तो अगली जो हमारी योजना आती है वो राजीव गांधी जल संचय योजना आती है। राजीव गांधी जल संचय योजना राज्य की केंद्रीय और राज्य योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कन्वर्जेंस, विभिन्न लाइन विभागों के मध्य समन्वय, कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों, सामाजिक संगठनों, गैर सामाजिक संगठनों, जन सहयोग, सरकार द्वारा पृथक बजट उपलब्ध करवाकर जल संरक्षण एवं जल बहाव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुल मिला के राज्य जल योजना के तहत ये काम हो रहा है। अपने यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजीव गांधी जल संचयन योजना है, इसके प्रथम चरण का सूत्रपात कब हुआ? तो 20 अगस्त 2019 को हुआ। इस तरह से तथ्यात्मक क्वेश्चन 12 मार्च वाले टेक्निकल एजुकेशन वाले पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। अपने को ध्यान रखना है 20 अगस्त 2019 को हुआ। ये राजस्थान के 33 जिलों की सभी 295 ब्लॉकों में लगभग 4000 गाँवों में इसको किया गया है, प्रारंभ किया गया है और इसकी अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। इसकी अवधि 2 वर्ष निर्धारित किए गई हैं, ये अपने ध्यान रख लेंगे। तो राजीव गांधी जल संचयन योजना इसको पढ़ लेंगे साथियों। साथ ही आप ध्यान रखें कि जो ये आर्थिक समीक्षा है इसकी PDF जो अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो वहाँ से अगर ले लें, अगर आपके पास PDF नहीं है तो, और PDF अगर पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है साथियों, क्योंकि हमें कोई इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वो देखते हैं पशु गणना पर क्वेश्चन। किस पे क्वेश्चन देखते हैं? पशु गणना पर जो हमारे इस सिलेबस इसमें दिया गया है, ये राज्य पशु गणना 2019। इसके अनुसार राज्य में पशु कितने हैं? 568.01 लाख पशुधन है और कुक्कुट कितना है? 140.23 है। कुक्कुट कितना है? 140.23 है। ये भारत की कुल पशुधन का कितना है? 10.58% है। यहाँ 10.58%। ये क्वेश्चन 12 मार्च के पेपर में पूछा गया था साथियों। क्या पूछा गया था कि राजस्थान में देश के पशुधन का कुल कितना प्रतिशत है? तो 10.60% था। तो लगभग वही है कि 2019 के अनुसार 568.1 लाख है पशुधन है और इनमें जो देश के कुल पशुधन का कितना है? 10.58% है। यहाँ देश का 7.70 गोवंश है, 12.47 भैंस हैं, 13.99 बकरियां हैं, 10.64 भेड़ें हैं और 98% ऊँट है। कितने प्रतिशत ऊँट है? और यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि राज्य का दूध में योगदान कितना है? 2017-18 में दूध में 12.72% और ऊन में 34.40% है। तो ये वाला जितना अपना पोर्शन है, इस सारे पोर्शन को हम पढ़ देंगे साथियों। सारे पोर्शन को क्या करना है? हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे जो हमारा आगे क्वेश्चन बन रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन रहेंगे इनकी हम बात करते हैं। आगे देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर पेज पर, और ये डेयरी विकास। डेयरी विकास में हमें क्या ध्यान रखना है? डेयरी विकास में हमें क्या है कि दिसंबर 2020 तक 15,318 दुग्ध सहकारी समितियाँ, 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ और राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF लिमिटेड जयपुर, ये इतनी कार्यरत है। इनका संख्यात्मक आंकड़ा हमें ध्यान रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है साथियों, बन सकते हैं, ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलें तो आगे देखते हैं। अभी आगे वाले पोर्शन पे मत्स्य हैं, ये मत्स्य पर गौर करेंगे। तो मत्स्य पर क्वेश्चन अभी पूछा गया है पीछे 12 मार्च वाले पेपर में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब ध्यान रखिए कि राजस्थान में पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध है। कितना है? लगभग
4.23 लाख हेक्टेयर फैला हुआ है, इतना प्रतिशत रहता है। और केंद्रीय मत्स्यिकी जो शिक्षण संस्थान मुंबई द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राजस्थान में लगभग 80,000 मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य का उत्पादन क्षमता है। देखिए, केंद्रीय मत्स्यिकी संस्थान है द्वारा मुंबई द्वारा बताया गया है कि राजस्थान में कितनी उत्पादन क्षमता है वार्षिक। राजस्थान में उत्पादन क्षमता है वार्षिक वो 80,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता है, जबकि राज्य में 2020-21 में मात्र दिसंबर तक कितनी है 34,832 मीट्रिक टन ही क्या है मत्स्य उत्पादन हुआ है, यानी आधे से भी कम हुआ है, जबकि क्षमता ज़्यादा है, ये इसमें बताया गया है। तो क्षमता पूछने का भी ट्रेंड है, क्योंकि हमारे सौर ऊर्जा का पूछ लिया गया था पिछले पेपर में, तो यहाँ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम, तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है साथियों। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना कौन सी आजीविका मॉडल योजना चलाई जा रही है, जो शून्य राजस्व मॉडल के पर आधारित है। और ये 3 जलाशयों में चलाई जा रही हैं, जयसमंद, उदयपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और कड़ाना बैक वाटर डूंगरपुर। कड़ाना बैक वाटर है क्योंकि कड़ाना बांध है, वो तो क्या है, कड़ाना बांध तो कहाँ पे है, गुजरात में है, और उसका पानी जो ठहरता है यानी कड़ाना बैक वाटर डूंगरपुर में ठहरता है, वहाँ चलाया जा रहा है। देखिए, मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए आजीविका का मॉडल चलाया जा रहा है, जो शून्य राजस्व मॉडल पर आधारित है। ये राजस्थान के 3 जलाशयों में चलाया जा रहा है, जयसमंद उदयपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और कड़ाना बैक वाटर डूंगरपुर। यहाँ इसको चलाया जा रहा है, इसको हम अच्छे से गौर कर लेंगे साथियों, अच्छे से ध्यान कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है और क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट और क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, वो मैं बताता हूँ आपको कि क्या पूछा गया था। यहाँ आपने ध्यान रखें कि इसमें क्या पूछा गया था। अभी पीछे 12 मार्च को पेपर में, 12 मार्च के पेपर में ये पूछा गया था साथियों कि नवाचार के रूप में बंसलपुर बांध में सजावटी मछली परियोजना का निर्माण स्वीकृत किया गया है। कि सजावटी यानी बेहतरीन मछलियाँ हैं, अलग अलग डिजाइनिंग की मछलियाँ, वो कहाँ हैं, तो वो बिशुलपुर बांध टोंक में मछली परियोजना लागू की जा रही है। ये परियोजना पूछी गई थी 12 मार्च के पेपर में साथियों। इसको थोड़े शब्दों में अंतर किया गया था, यही है। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है कि नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सब्लिमेशन योजना, इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, माही बजाज सागर बांध में आधुनिक तकनीक से क्या किया जा रहा है, आधुनिक तकनीकों से प्रौद्योगिकी विस्तार किया जा रहा है। और इसके तहत माही बजाज सागर में 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं। कितने तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए गए? 56। कौन सी परियोजना है? नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना, ये भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। और इसमें माही बजाज सागर बांध है, इसमें आधुनिक तकनीकों की प्रौद्योगिकी का विस्तार एवं प्रदर्शन के लिए हेतु स्वीकृत की गई हैं, और इसमें 56 तैरते हुए पिंजरे यहाँ स्थापित किए गए हैं, तो इसको हम ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मत्स्य विभाग है, इसके द्वारा स्पोर्ट्स मत्स्य के रूप में एक नया क्षेत्र बिशुलपुर में ही विकसित किया जा रहा है। कहाँ विकसित किया जा रहा है साथियों? बिशुलपुर में ही किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग रंगीन मछलियाँ, जो सजावटी मछलियाँ परियोजना है, ये भी बिशुलपुर में है, जबकि एक स्पोर्ट्स मत्स्य क्षेत्र है, ये भी बिशुलपुर टोंक में विकसित किया जा रहा है। और यहाँ मुख्य तौर पर कौन सी मछलियाँ रहेगी? यहाँ मुख्य तौर पर महासीर और केट मछलियाँ हैं, इनसे स्पोर्ट्स फिश का उपयोग किया जाएगा, स्पोर्ट्स फिश बनाया जाएगा। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि इस परियोजना के लिए जो मत्स्य बीज है वो कहाँ से लाया जा रहा है? लोनावाला महाराष्ट्र से लाकर बिशुलपुर बांध में संचय किया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा स्पोर्ट्स मत्स्य परियोजना बिशुलपुर टोंक में प्रारंभ की जा रही है। महासीर और केट मछलियाँ इसमें मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाएगी। मत्स्य बीज यहाँ से लोनावाला महाराष्ट्र से लाकर बिशुलपुर बांध में स्थापित किया जा रहा है, ये अपने ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में अपने को ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था सीधा ही कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। ये तो हम पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, पर अपने को ये ध्यान रखना है कि कृषक मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इसने पूर्व में मत्स्य विकास की जो लाभकारी योजनाएं चल रही है, इन सभी को एकीकृत करके 3000 करोड़ रुपए की नीली क्रांति योजना प्रारंभ की है। किसने की है? कृषक मंत्रालय भारत सरकार ने की है। जितनी भी मत्स्य
उत्पादन के लिए लाभदायक योजनाएं पहले से चल रही थी, उन योजनाओं को समेकित करके 3,000 करोड़ की नीली क्रांति योजना स्वीकृत की है। ये इस पर गौर करेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें वानिकी पर, तो वानिकी में सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है। वो सीधा सा क्वेश्चन क्या बन सकता है उस पर हम बात करते हैं। तो वानिकी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो टोटल कितने क्षेत्र पर वन है, टोटल कितने क्षेत्र पर वन है। तो अपने ये ध्यान रखेंगे कि जो 2017 से 19 के बीच में ये द्विवर्षीय वार्षिक योजना है, इसके 32,734 वर्ग किलोमीटर पर वन है। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 9.57% पर वन है। दो ध्यान रखेंगे, अगर अपने से वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो 32,737 वर्ग किलोमीटर पर है। जो राजस्थान की कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है, 9.57% भौगोलिक क्षेत्रफल पर है। और 2019-20 की राज्य में वनाच्छादित प्रदेश है वो 58 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, 58 वर्ग किलोमीटर है वो बढ़ता है, ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपने को ये भी ध्यान रखना है कि राज्य में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य, 14 सांस्कृतिक क्षेत्र और 3 बायोलॉजिकल पार्क जयपुर। 3 बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे हैं, 3 बायोलॉजिकल पार्क हैं वो जयपुर में है, जोधपुर में है और उदयपुर में है। 3 बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में स्थापित हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य 27 हैं और 14 संरक्षित क्षेत्र हैं। ये आंकड़ा भी अपनी गौर कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन कि पर्यावरणीय शिक्षा है, इसमें पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित दिवस दिए गए हैं। दिवस को ध्यान रखना है, ये सबसे नीचे है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून, विश्व ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। विश्व पृथ्वी दिवस ध्यान रखना है 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ये 3 दिवस अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे साथियों, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये अपने गौर करेंगे। तो इसके साथ में देखिए ये दो तो ये हो गए, एक विश्व पृथ्वी दिवस हो गया 22 अप्रैल। इसके बाद में राजीव गांधी खेल संरक्षण पुरस्कार, ये किसके पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक संगठन को दिया जाता है, एक नागरिक को दिया जाता है और एक नगर पालिका को दिया जाता है। और कब देते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रदान करते हैं, 5 जून के अवसर पर प्रदान करते हैं। ये 3 दिवस ध्यान रखने हैं अपने को, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सहकारिता में अपने को आंकड़ा ध्यान रखना है साथियों। सहकारिता में हमें क्या ध्यान रखना है, सहकारिता में हमें केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, केवल और केवल आंकड़ा ध्यान रखना है। और वो आंकड़ा क्या है, ये देखिए आंकड़ा क्या ध्यान रखना है, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, 21 दुग्ध संघ, 37 उपभोक्ता थोक भंडार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक। ये क्या है कि ये जो अलग अलग क्षेत्र के 29 सहकारी बैंक, 21 दुग्ध संघ, 37 थोक भंडार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ये सभी इनकी संख्या ध्यान रख लेंगे कि सहकारी क्षेत्र में कितने सहकारी बैंक हैं, दुग्ध सहकारी समितियां कितनी हैं, थोक भंडार कितने हैं, प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं। ये 4 आंकड़े अवश्य आप ध्यान रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो फसली ऋण ऑनलाइन वितरण की बात आती है। किसकी बात आती है, फसली ऋण ऑनलाइन वितरण की बात। तो इसमें अपनी को एक तिथि याद रखनी है कि खरीफ 2019 में सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन वितरण 2019 प्रारंभ किया गया। कौन सा, खरीफ 2019 में जो सहकारी फसल ऋण ऑनलाइन पंजीयन वितरण योजना 2019 का प्रारंभ किया गया। खरीफ 2019 से ये ऑनलाइन वितरण का काम प्रारंभ किया गया है साथियों, ये अपने ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में आगे नेक्स्ट है अपने को ध्यान रखना है किसान सेवा पोर्टल। ये किसान सेवा पोर्टल है, ये तो ध्यान रखेंगे राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग किसानों को सरकारों को दी जा रही
सुविधाओं और योजनाओं का एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए किसान पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसान पोर्टल किसके लिए, किस विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा शुरू किया गया है और किसानों को दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं को एक ही स्थान पर, एक ही पोर्टल पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के लिए किसान पोर्टल शुरू किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अगला अपना है राज्य सहकार पोर्टल। ये राज्य सहकार पोर्टल किसके लिए है, ये सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया है। राज्य सहकार पोर्टल किसके द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान सागर क्रेडिट योजना ये क्या है, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगर भारत में छात्र कोई शिक्षा लेता है तो उसे अधिकतम 6 लाख रुपए और विदेश में लेता है तो उसे अधिकतम 10 लाख रुपए दिया जाता है, ऋण दिया जाता है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना के तहत। जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत वो अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाएँ। कौन से व्यवसाय में, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में जब छात्र और छात्रा प्रवेश लेते हैं तभी उनको ये मिलता है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन किस पे बन रहा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से पहले अपने जन औषधि केंद्र भी देख लेते हैं। जन औषधि केंद्र ये कानफेड द्वारा संचालित है। 200 जन औषधि केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जन औषधि केंद्र कहाँ हैं, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा, किसके द्वारा, थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा, और जयपुर में कानफेड के द्वारा संचालित है। एक जन औषधि केंद्र SMS जयपुर में और एक संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में कानफेड द्वारा संचालित है। ये जन औषधि केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे, 200 स्थापित किए जाएंगे, कानफेड द्वारा संचालित किए जाएंगे, ये अपने गौर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी इनकी संख्या ध्यान रखनी है कि राजस्थान में वर्तमान में 33 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत है, जिनमें से 3 रेलवे बैंक कर्मचारी सैलरी अर्नर सहकारी बैंक हैं और 6 महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की श्रेणी में आते हैं। 33 टोटल हैं, उनमें 3 तो रेलवे कर्मचारी सैलरी अर्नर सहकारी बैंक है, 6 महिला अर्बन सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है सम्मिलित इसमें रहते हैं साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। सहकारी उपभोक्ता संरचना। सहकारी उपभोक्ता संरचना पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ध्यान रखना है कि उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार से कृत्रिम अभाव से बचाने के लिए सहकारी संस्थाएं प्रभावी रूप से काम कर रही है। किसके लिए, उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में कृत्रिम अभाव से बचाने के लिए। जो ऐसे कृत्रिम अभाव अपने आप ही उत्पन्न कर दिया जाता है, वास्तव में नहीं होता, उससे बचाने के लिए जैसे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध उपभोक्ताओं को उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। इस उद्देश्य से जिला स्तर पर 37 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार स्थापित किए गए हैं और इन भंडारों की जो शीर्ष संस्था है, शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कानफेड जो जन औषधि केंद्र संचालित करेगा, ये है शीर्ष संस्था। कौन सी है, सहकारी उपभोक्ता संरचना की, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कानफेड कहा जाता है, ये शीर्ष संस्था रहती है साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है। ये कृषि जो केंद्र हैं इनसे संबंधित ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं साथियों, और इस पर हमें गौर कर लेंगे और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं साथियों। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।